बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अब इस पाथवे को पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जनरेट हो रहा है हमारे पास राइबोज 5 फॉस्फेट। राइबोज क्या है? 5 कार्बन की एक शुगर है जो कि हमारे पास फॉस्फेट के साथ जुड़ी हुई है, तो इसे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इसलिए कहते हैं। अब ये जो इसका मेन वाइटल जो मेजर प्रोडक्ट्स है ना, वो दो हैं इसकी, NADPH और राइबोज 5 फॉस्फेट। ये दो मेजर जो है इसकी प्रोडक्ट्स बनती हैं, बाकी भी प्रोडक्ट्स होती हैं लेकिन ये दो मेजर हैं। ठीक हो गया जी। फिर जो है ये ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के लिए ये एक अल्टरनेट पाथवे, यानी कि दूसरा पाथवे है ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के लिए। फिर फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोनेट भी इन्वॉल्व होता है। फिर हमारे पास मोर अवेलेबल दैन मोर एनाबॉलिक दैन कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक यानी कि ब्रेक डाउन रिएक्शन इसके अंदर कम होते हैं एज कम्पेयर टू द फॉर्मेशन एंड दी हमारे पास वो वाले रिएक्शन जिनके अंदर कोई भी सबस्ट्रेट आपस में जुड़ते हैं और बड़ी प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो वाले रिएक्शन इसके अंदर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द कैटाबॉलिक रिएक्शन। नो ATP इज कंज्यूम्ड, ना ATP प्रोड्यूस होती है ना कंज्यूम होती है, कोई इसके अंदर ATP का रोल नहीं है। फिर हमारे पास आ जाएगा लोकेशन। लोकेशन क्या है? सेल के अंदर, साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन टिश्यूज कौन कौन से इसको कंटिन्यू करते हैं? तो टिश्यूज में हमारे पास आ जाएगा जी, एक लिवर है, लिवर के टिश्यूज हैं। फिर एडिपोज टिश्यूज, यानी कि हमारे पास जो एब्डोमेन के साथ वाले जो होते हैं जी टिश्यूज, वो वाले एडिपोज टिश्यूज होते हैं। फिर हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स, यानी कि एड्रीनल ग्लैंड का जो पार्ट होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स है, उसके अंदर ये होता है। फिर हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स के अंदर ये कंटिन्यूसली होता है। फिर हमारे पास ये टेस्टिस के अंदर होता है, और फिर मेमोरी ग्लैंड्स जो कि लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स उनके अंदर होता है। अब यहाँ पर वाई एक्टिव इन दीज टिश्यूज, इन टिश्यूज के अंदर ये इतना एक्टिव क्यों है, ये वजह हमें मालूम होनी चाहिए। इनकी कई वजूहत हैं। पहली वजह इसकी जो मेन ये है कि हाई फैटी एसिड सिंथेसिस, इन टिश्यूज़ के अंदर जो है वो फैटी एसिड सिंथेसिस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अदर टिश्यूज़। फिर हमारे पास आ जाएगा हाई स्टीरॉयड सिंथेसिस, यानी कि स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड स्टीरोल्स वगैरह इसके अंदर ज़्यादा सेंथिसाइज होते हैं। और हाई रिक्वायरमेंट्स फॉर दी NADPH, बिकॉज इन दोनों की सेंथेसिस के लिए हमारे पास NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। हाई रिक्वायरमेंट्स ऑफ राइबोज 5 फॉस्फेट। राइबोज 5 फॉस्फेट का हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है? पहली इंपॉर्टेंस ये है कि न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA की सिंथेसिस के अंदर यूज होता है। सेकेंडरी इंपॉर्टेंस ये है कि ये ATP, NAD, FAD और हमारे पास जो है CoA वगैरह की सिंथेसिस के लिए ये जो है वो ज़रूरी है। इन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब यहाँ पर NADPH के फंक्शन क्या है? दो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, उन दोनों के फंक्शन हम डिस्कस कर लें। पहला इसका डिस्कस है कि पहला इसका फंक्शन है कि फैटी एसिड सिंथेसिस, लिपोजेनेसिस के अंदर ये यूज हो रहा होता है NADPH। फिर हमारे पास स्टीरॉइड सिंथेसिस के अंदर, यानी कि कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉइड हार्मोन्स की सिंथेसिस के अंदर ये रोल प्ले करता है। तीसरा हमारे पास अमीनो एसिड सिंथेसिस के विया ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज, यानी कि ग्लूटामेट की डीहाइड्रोजिनेशन के थ्रू हमारे पास जो अमीनो एसिड वगैरह जो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट आ जाता है, मीन्स ये जो है वो ग्लूटाथायोन को रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर रखता है। इसका क्या फायदा होता है कि ये जो जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कंबाइन करती है हमारे पास ग्लूटाथायोन के साथ, तो क्या होता है कि ये जो ऑक्सीडेटिव फॉर्म में आ जाता है। अब इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लाना, ताकि ये फर्दर हमारे पास ऑक्सीडेटिव प्रोटेक्शन, ऑक्सीडेटिव डैमेज से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, तो इसके लिए ये इसका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट जो है वेरी एसेंशियल है NADPH का। फिर हमारे पास RBC प्रोटेक्शन, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोटेक्शन होती है, उसके लिए ये प्रोटेक्शन करता कैसे है? मेनली इसने क्या करना है? मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी मेंटेन करना है, मीन्स उसको ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाना है, ताकि उसकी जो है वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, वो उसकी कंपोजिशन है, वो तब्दील ना हो, वो सेम रहे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मेंटेनेंस करना, कैसे हीमोग्लोबिन की मेंटेनेंस करता है कि आयरन को हमारे पास Fe2 स्टेट के अंदर रखता है, और जो है हमारे पास जो कि आयरन जो है वो हीम के अंदर एसेंशियल रोल प्ले करता है, सेंट्रल मेटल है, तो इसलिए ये जो Fe2 स्टेट में आयरन को रखना इसका का काम है। फिर हमारे पास ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट का। अब हमने जो है इसका डिटेल्ड प्रोसेस देखना है कि किस तरह से ये कंटिन्यू होता है, इसके स्टेप्स क्या हैं, इसके रीएजेंट क्या हैं, इसके एंजाइम्स क्या हैं, वो हम तमाम के तमाम पाथवे के अंदर डिस्कस करते हैं। मैंने ये स्ट्रक्चर्स इसलिए ड्रा किए हैं, मैंने एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। आपने घबराना नहीं है स्ट्रक्चर्स देखकर, कि ये ना हो कि आप
ये समझे कि स्ट्रक्चर्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं वगैरह वगैरह। ये स्ट्रक्चर्स मैंने इसीलिए ड्रा किए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है इन दी रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है जी ग्लूकोज 6, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे पास होता है ना, ये पहला इसके अंदर आ जाता है सबस्ट्रेट। अब क्या होगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, NADP पॉजिटिव की मौजूदगी में NADP H+H पॉजिटिव बना देगा। तो ये किसका काम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम क्या करता है, डीहाइड्रोजिनेशन करवा देता है। अब यहाँ पर जो एक हमारे पास हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये दोनों उतर जाएंगी तो ये C डबल बॉन्ड O इसके साथ यानी कि बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि एक बॉन्ड इसके साथ था, ये भी इस पर ट्रांसफर हो गया तो ये डबल बॉन्ड बन गया। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट बनी है, इसका नाम है 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन। 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन ये एक प्रोडक्ट बनी है हमारे पास बाय द डीहाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा, इस ग्लूकोनोलेक्टोन के अंदर क्या करवा देगा, हाइड्रेशन करवा देगा, यानी कि वाटर ऐड करवा देगा। अब यहाँ पर वाटर कहाँ पर ऐड होगा, ये जो हमारे पास ये ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्ड बना हुआ है, इसको ब्रेक डाउन कर देगा वाटर की जो प्रेजेंस, और फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर O था तो यहाँ पर OH बन जाएगा, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन और आ गया COO नेगेटिव। दैट इज द एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर होती है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट प्रोडक्ट बन जाती है। अब 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास किसके अंदर, राइबुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर। राइबुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा, ये जो CO2 हमारे पास आया था ना, ये रिमूव हो जाएगा एज ए CO2 सेपरेट, जो कि ये प्रेजेंट है। अब ये जो CO2 रिमूव हुआ, इससे क्या पहले 6 कार्बन थे, अब बन गए 5 कार्बन, तो ये हमारे पास एक राइबुलोज 5 फॉस्फेट बन गया। अब राइबुलोज 5 फॉस्फेट फर्दर जो है वो इस पर दो एंजाइम एक्ट करते हैं। एक इस पर एंजाइम एक्ट करता है जी राइबुलोज 5 फॉस्फेट एपीमरेज। एपीमरेज का क्या मतलब है कि एपीमर क्या होता है कि किसी एक सिमेट्रिक सेंटर पर हमने पोजीशन ऑफ द कार्बन चेंज कर देनी है, और पोजीशन ऑफ द जो फंक्शनल ग्रुप्स साथ अटैच हैं उनको हमने चेंज कर देना है। तो ये यहाँ पर ये जो HOH है, ये दोनों OH सेम साइड पर हैं, यानी कि राइट साइड पर हैं। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें कि ये जो OH है ना, ये लेफ्ट साइड पर आ गया, तो इसका मतलब है कि एक एसिमेट्रिक सेंटर पर एक कार्बन पर हमारी कन्फिग्रेशन चेंज हुई है, इस वजह से ये हुई है एपीमराइजेशन, और ये जो एंजाइम है वो एपीमरेज है। तो इसीलिए ये जो है हमारे पास एपीमरेज एंजाइम एक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाएगा कि राइबोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज। ये जो कीटो आइसोमरेज, कीटो का क्या मतलब है, ये जो कीटो ग्रुप है ना, इसको आइसोमराइज करके इसने जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है, तो इसलिए इसे कीटो आइसोमरेज इस एंजाइम को कहते हैं। और ये इसकी जो हमारे पास कीटो फॉर्म है और ये जो है वो एल्डिहाइडिक फॉर्म है, इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम कहेंगे राइबोज 5 फॉस्फेट। दैट इज द राइबोज 5 फॉस्फेट। और अब ये जाएगा जी हमारे पास, ये मिलेगा और साथ ही ये दोनों जो है हम, अब ये राइबोज 5 फॉस्फेट और ये जो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट है, ये दोनों कंबाइन करेंगे, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम एक्ट करेगा थायामीन पायरोफॉस्फेट की मौजूदगी में, और ये हमारे पास ट्रांसफर ऑफ द 2 कार्बन एटम होगा। अब यहाँ पर कहाँ से ट्रांसफर ऑफ द 2 कार्बन एटम होगा, ये वाले जो 2 कार्बन एटम्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले 2 कार्बन एटम्स बिहाइंड द दिस कार्बन एटम ये ऐड हो जाएंगे, एपीमर जो कार्बन एटम है ना उसके नीचे ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, पहले से 5 कार्बन अब 2 फर्दर और ऐड हो गए, तो ये हमारे पास बन गई सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, ये प्रोडक्ट बन जाती है। अब ये जो सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, और यहाँ से जब हमने 2 कार्बन रिमूव कर दिए तो बाकी रह गए 1 2 3, और ये हमारे पास बन गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब यहाँ पर ये दोनों आपस के अंदर इंटरेक्ट करेंगे ट्रांस आल्डोलेज एंजाइम की मौजूदगी में, और यहाँ से जो हमारे पास एक कार्बन है ना, ये हमारे पास इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट।
एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 4 कार्बन आ गए, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बन जाएगा। और यहाँ पर एक निकल गया, पहले 7 थे, अब हो गए कितने? 6। तो ये बन गई फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है और ये जो ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ज़ाइलुलोज 5, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ से और ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट यहाँ से, ये दोनों कंबाइन करते हैं और हमारे पास फिर से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाता है। ये मैकेनिज्म है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जाता है जी टीसीए साइकिल में, और ये भी हमारे पास किधर चला जाता है? सॉरी, ग्लिसरॉल्डिहाइड भी जाता है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में, और ये भी ग्लाइकोलिसिस के अंदर चला जाता है। थोड़ा सा रिपीट करते हैं। पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पर एंजाइम एक्ट किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, उसने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया इन 2 पॉइंट से, और डबल बॉन्ड बन जाएगा सी के साथ, कार्बन के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन गया? फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन। अब यहाँ पर जो फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन पर ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए हाइड्रोलेज एंजाइम एक्ट करेगा, ग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलेज, और इसके अंदर H2O ऐड कर देगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। अब यहाँ पर 2 कार्बन आ जाएंगे, 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, CO2 बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? OH अटैच हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि इसके ऊपर फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रोजिनेज, ये जो प्रोडक्ट बनी इसे क्या क्या कहेंगे? फॉस्फोग्लूकोनेट। अब फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा और CO2 रिमूव हो जाएगा और NADP पॉजिटिव से बनेगा NADPH+H पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट इसकी डीहाइड्रोजिनेशन से बनेगी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे राइबोलोज 5 फॉस्फेट। अब ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, ये अंडरगो करेगी, 2 एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेंगे। एक एपिमरेज एक्ट करेगा जो इसकी इस पोजीशन पर कन्फिग्रेशन चेंज कर देगा और इसको कन्वर्ट कर देगा ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर, और दूसरा इस पर एक्ट करेगा जी कीटो आइसोमरेज एंजाइम, जो कि कीटो फॉर्म से आल्डो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा और राइबोज 5 फॉस्फेट बन जाएगा। अब ये दोनों जो हैं, राइबोज 5 फॉस्फेट और ये जो ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट, ये दोनों ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की मौजूदगी में क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे टू हमारे पास जो 2 कार्बन एटम्स है ना, ये राइबोज 5 फॉस्फेट से ट्रांसफर होंगे ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर। तो ये बन जाएगा सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, और फिर हमारे पास इससे 2 कार्बन लूज हो गए, पहले 5 कार्बन थे, अब 3 कार्बन, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा। अब ये दोनों आपस के अंदर इंटरेक्ट करेंगे, अब यहाँ से एक कार्बन इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, और ये जो है हमारे पास इसके अंदर से एक कार्बन रिमूव हो गया और इसके अंदर रह गया 6, तो ये हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। अब ये वाला फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ये वाला ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट दोबारा कंबाइन करेंगे तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा और हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। ये दोनों ही इंटरमीडिएट्स हैं ग्लाइकोलिसिस के और अंडरगो कर जाएंगे ग्लाइकोलिसिस के अंदर। तो ये था जी हमारा हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे का समझ आई मैकेनिज्म। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ज़्यादा ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, और उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।